नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, ये कहानी जो हमें भेजे हैं ना, उनका नाम है अमित। और अमित छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और टैक्सी चलाने का काम करते हैं। लेकिन ये घटना आज की नहीं है। ये घटना जो उनके साथ में घटी थी, साल था 2004 का, यानी लगभग 20-21 साल इस घटना को हो ही चुका था। और अमित बताते हैं कि मैं तो बस टैक्सी नया लेकर के फंस चुका था। अगर मुझे पता चलता कि टैक्सी लेने का मुझे ऐसा अब जोखम उठाना पड़ेगा, तो मैं तो जो किराए का टैक्सी चला रहा था उसी में संतोष कर लेता। तो आइए शुरू से शुरुआत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अमित जी के साथ में हुआ क्या था, कौन सी परेशानी हुई थी। दोस्तों, ये कहानी है अमित की। अमित जो है ना, टैक्सी चालक थे। पहले वो किराए का टैक्सी लेकर के छत्तीसगढ़ में चलाया करते थे और उसे आमदनी होती थी। ऐसे नहीं था किराए का वो टैक्सी थी, किराया निकल भी जाता था और उसमें उनका घर परिवार का खर्च वर्च भी चलता था। लेकिन उनको यार दोस्तों ने उनका कान भरना शुरू कर दिया कि कब तक किराए का टैक्सी चलाता रहेगा। अरे नया टैक्सी ले ले, बैंक पर आसानी से अब लोन मिलता है, सब कुछ होता है। तो अमित के मन में भी ये भी अब बात बैठ गई। उनके एक दोस्त ने भी लिया था नई टैक्सी, तो सोचे कि जब आसानी से मिल जाती है तो फिर हमें किराए की टैक्सी चलाने की जरूरत क्या है। लेकिन जब बैंक में जाते हैं ना, इतने सारे जब कागज पत्तर मांगे जाते हैं, तब उनका होश उड़ जाता है। संभव ही नहीं था, उनके पास में जो जो डॉक्यूमेंट की जरूरत थी वो था ही नहीं उस टाइम में। आखिरकार मन में निराशा भर जाती है, लेकिन सपना जो देखे थे ना, वो पूरा करना चाहते थे कैसे भी। अपने यार दोस्तों से कहते हैं, भाई मेरा तो काम ही नहीं बन रहा, इतने सारे पेपर मांग मांग लिए हैं बैंक वालों ने, अब इतने सारे पेपर तो है नहीं, तो मेरा तो बात बनी नहीं। तब दोस्त कहते हैं कि कोई बात नहीं, अरे छोड़ना उन बैंकों को, और भी लोग हैं जो फाइनेंस वगैरह करते हैं, प्राइवेट फाइनेंसर बैठे हैं। अब फिर एक प्राइवेट फाइनेंसर के पास जाते हैं और वो लोन वहाँ पर आसानी से मिल जाता है। टैक्सी निकाल लेते हैं, बड़ा खुश होते हैं। और लोन का जब 6 किस्तें अब बाकी रह गई थी, तब उनकी तबीयत खराब हो जाता है। 1 महीना वो काम पर नहीं जाते हैं। इसके बाद सारा बैलेंस गड़बड़ाना शुरू हो जाता है। जो भी कमाई धमाई थी सब कुछ ठप हो जाती है। ना तो अपने घर पैसा भेज पा रहे थे, ना किस्त चुका रहे थे। पहली बार लगा कि किस्त लेना तो बड़ा आसान था, लेकिन इसका चुकाना कितना महंगा बैठ रहा है। अब जो किस्त वाले थे उनका घर पर आना जाना शुरू कर दिए। किराए का घर था। मकान मालिक अब एक नाराज़ होने लगा कि भाई ऐसे गुंडों मवाली को हमारे घर पर मत बुलाया करो। बात भी ऐसे थी, आकर के हड़काते थे, बदतमीजी करते थे। तो कोई भी सभ्य मालिक अपने घर में तो ऐसा कुछ चाहेगा नहीं। और 6 किस्तें थी, कोई ज़्यादा भी नहीं थी। सारा जो थे अमित चुका दिए थे और उनसे मोहलत भी मांग रहे थे, कुछ महीनों का हमें मोहलत दे दीजिए, देखिए मेरी तबीयत ख़राब हो गया था इसलिए मैं चुका नहीं पाया हूँ। लेकिन वो लोग मोहलत बिल्कुल नहीं दे रहे थे। खैर, ऐसा जब हंगामा होना शुरू हुआ तो अमित को लगा कि इस घर पर रहना ही बेकार है। किराए का घर था और वो सब वहीं सब अब सारा कुछ सामान छोड़ कर के उन लोगों से बचने के लिए अब एक अपने मित्र के अब पास में आ जाते हैं। मित्र जो था उनका एक ढाबा का मालिक था, दूर का उनका रिश्तेदार भी लगता था। अब एक तरह से अपना टैक्सी ले जा कर के वहीं खड़ा करते थे, वहीं पर खाते पीते थे और वहीं पर सो जाते थे। इतना वो मदद करता था। जो दूर का रिश्तेदार था, ढाबे वाला था, और उनका परिवार भी उसी में था। परिवार सहित छोटा मोटा ढाबा चलाने का काम करते थे। अब पूछता भी था कि भाई तुम तो कमरे में रहते हो ना, किराए पर रहते हो, तो यहाँ पर कैसे रातें गुजार रहे हो। कुछ दिन तक तो छिपाते रहे, लेकिन आखिरकार कब तक छिपाते। अपनी सारा जो दर्द था अब अपने रिश्तेदार के आगे अब बोल देते हैं कि भाई मैं ऐसे ऐसे संकट में पड़ चुका हूँ। आप तो जानते हो कि घर से मैं अब ऐसा हूँ कि पैसा दे सकता हूँ, लेने का अधिकारी तो मैं हूँ नहीं। आपको पता है कि मेरे घर में गरीबी में सब कुछ चल रहा है।
बड़ी मुश्किल से नई टैक्सी लिया था। पूरी कहानी बता देते हैं। अब 6 किस्तें बाकी है। ये कैसे भी निकल जाए ना, कोई मुझे पैसा दे दे तो मैं इनको मुंह पर जा कर के दे आऊँ, इनसे छुटकारा मिले। वो जो ढाबा वाला था ना, वो भी गरीब व्यक्ति था। अब जैसे तैसे अपने परिवार को पालन पोषण कर रहा था और कहने लगा कि भाई मेरे पास में होता तो मैं अभी दे देता, लेकिन मैं देख लो सारा दिन मेहनत करता हूँ, देर रात तक यहाँ पर रहता हूँ और तब जा कर के हमारा परिवार का गुजर बसर होता है। अब इतना बड़ा मेरा ढाबा तो है नहीं, लेकिन ये काम हो सकता है। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो ब्याज पर पैसे देने का काम करता है। वो शाम को आता है, जब आता है ना चाय वाय मेरे पास ही पीता है और उसके 2-4 कस्टमर या अब यहीं पर बुला लेता है। आसपास के जो गली मोहल्ले वाले हैं वो यहीं पर आकर के उससे लेन देन करते हैं। मैं उसे आज शाम को जब आएगा ना तो मैं बात करूँगा। अब जो अमित थे थोड़ा दिलासा मिला, तब कहते हैं कि ठीक है आप उससे बात कर लीजिएगा, 6 महीने का किस्त देना है, इतना होता है, मुझे एक मुश्त में दे दे। अब मैं जो फाइनेंस वाले का किस्त वापस करके आ जाऊँ, छुटकारा मिले इनसे, और तब मैं चैन से कमा भी पाऊँगा। और उनके डर से मैं अब टैक्सी चलाने भी नहीं जाता हूँ। बड़ी समस्या है, अगर मैं जाऊँ तो मेरी टैक्सी को वो हजम कर जाएंगे, ले जाएंगे पकड़ करके। बात भी सही थी। अब इसके बाद अमित जो थे ना इंतज़ार करने लगे। अब टैक्सी चलाने तो जाते नहीं थे, डरते थे कि कहीं रोड पर टैक्सी निकाला और उसके जो लोग हैं कहीं पकड़ लिए तो मेरी टैक्सी हजम हो जाएगी। मेरे पास में इतना पैसा है नहीं कि मैं एक मुश्त में दे पाऊँगा। टैक्सी देने का अब नाम नहीं लेंगे वो लोग। फंस चुके थे बड़ी बुरी तरह से अमित जी। आखिरकार शाम होती है, उसी ढाबे में थे, इंतज़ार करने लगते हैं। करीब 8 बजे के आसपास में अब वो इंसान आता है। देखने में कम से कम 65 साल 60 साल का उम्र होगी। आज सर्दियों का टाइम था तो पूरा अब एक तरह से अपने शरीर को पूरी अच्छी तरह से ढक रखा था। टोपी बड़ा सा पहन रखा था, उसमें उसका आधा चेहरा भी ढका हुआ था। बस सफ़ेद सफ़ेद मूछें उसकी नज़र आ रही थी, अब बड़ी बड़ी आंखें उसकी नज़र आ रही थी। जो ढाबा के मालिक थे ना, अब जाते हैं उनके पास में, बाबा को जो थे उनसे बोलते हैं कि बाबा ऐसे ऐसे एक लड़का है और उसको पैसे की ज़रूरत है। मैं तो आपको देखता रहता हूँ ना कि आप यहाँ पर चाय वाय पीते हो, या कुछ आपका कस्टमर भी आते हैं, उनके साथ में आप लेन देन भी करते हो, तो क्या ऐसा संभव हो सकता है? तब बाबा कहते हैं कि किसको लेना है। तब वो अमित की तरफ इशारा करते हैं। अमित एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। बाबा उनको सिर से लेकर पैर तक देखते हैं, फिर कहते हैं कि उस लड़के को बुलाओ। अब जो ढाबे के मालिक थे बुलाते हैं कि अमित आ जाओ, इधर आ जाओ। अमित जाते हैं, बाबा को प्रणाम करते हैं। तब बाबा पूछते हैं कि आपको पैसा चाहिए, कितना चाहिए? तब वो रकम बताते हैं। बाबा कहते हैं कि कब तक देने का इरादा है, वापसी कब तक करोगे? उंगलियों पर हिसाब लगाते हैं अमित कि मुझे कम से कम 5 महीने का वक्त चाहिए, और 5 महीने के बीच में जो भी आपका ब्याज होगा मैं आपको देता रहूँगा, और एक बार में ही आपका पैसा मैं सारा चुकता कर दूँगा। बाबा मुस्कुरा करके, अब उनकी आंखें थी और फैल चुकी थी, और एक बार फिर पैर से लेकर के सर तक देखते हैं, निहारते हैं, और कहते हैं कि ठीक है, और तुम्हें कोई टाइम चाहिए तो बढ़ा सकते हो, कि देखो यहाँ पर जो सौदा होता है ना, जुबान का होता है। एक बार जुबान दे दिया था तुम पलट नहीं सकते, ना तो मैं पलट सकता हूँ ना तुम पलट सकते हो। तब अमित हिसाब लगाते रहे और कहने लगे नहीं, 5 महीना में बिल्कुल मैं आपको पैसा लौटा दूंगा, और जो भी ब्याज होगा मैं आपको ब्याज टाइम टाइम पर हर महीने देता रहूँगा। तब बाबा उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, अब इतनी ये छोटी रकम है, इसके लिए मैं ब्याज लूँगा नहीं, मैं ब्याज तुम्हें मुफ्त कर देता हूँ। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि 5 महीने से छठा महीना नहीं होना चाहिए। कल मैं आकर के इसी टाइम में तुम्हें पैसा दे दूँगा। जब ये सुनते हैं ना अमित जी, बड़ा खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि अब क्या, अब तो मैं जी भर के अपना टैक्सी चलाऊँगा, अब 5 महीना क्या, मैं 4 महीने में पैसा वापस दे दूँगा। पैसा अगले दिन बाबा जी दे देते हैं।
और देने के टाइम में कहते हैं कि एक बार सोच लो, 5 महीने ना, अगर अभी भी तुम्हारे पास वक्त है और टाइम टाइम चाहिए तो मेरे से टाइम ले सकते हो, लेकिन बाद में मत कहना कि बाबा जी तुमने बताया नहीं था। मैं तुमसे कोई ब्याज नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने पैसा दिया है ना, पैसा मुझे निकालना भी आता है। जुबान का खेल है यहाँ पर, जुबान पर चलता है, हम जुबान पर भरोसा करते हैं। और एक बार तुम जुबान दे दिए ना, तुम पलट नहीं सकते। सोच लो, विचार लो। उनको मौका दिए थे अमित को। अमित फिर अपना उंगली पर हिसाब लगाते हैं, कहते हैं नहीं बाबा जी, 5 महीना मेरे लिए काफ़ी है। मैं तो कोशिश करूँगा कि उससे पहले भी आपका कर्जा निपटा दूँ। बाबा जी पैसे दे देते हैं, अमित बड़ा खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद अगले दिन फाइनेंसर के पास जाते हैं। अब पूरा पैसा किस्त अब चुका करके, कागज़ पत्तर एनओसी का सब ले ला करके स्वतंत्र हो गए थे। अब क्या, अब तो जी भर के मैं टैक्सी चलाऊंगा और पैसा कमाऊंगा, और जल्द से जल्द ये पैसा जो बाबा से लिया हुआ है इनको वापस मैं कर दूंगा। बड़ा खुश थे, अपना काम भी अब करने लगे। अपने जो किराए का घर था वहाँ पर भी जाने लगे। मकान मालिक पूछता कि भाई तुम्हारा मामला सुलट गया? तब कहते कि हाँ, अब ऐसी कोई परेशानी नहीं है, अब हमारे पास में ऐसा कुछ लोग नहीं आएंगे। मकान मालिक भी संतुष्ट हो जाते, चलो ये तो होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ बोलता नहीं है, ना घर खाली करने के बोलता है। अब उसी घर में उनका जीवन यापन चलने लगता है, पैसा कमाने लगे, घर पर भी बेचते हैं और पैसा जोड़ते भी थे, पैसा इकट्ठा भी करते थे। 3 महीना अच्छी तरह से काम किया, बस कुछ पैसे कमी रह गई थी। अब बाकी पैसा तो उन्होंने जोड़ लिया था। अब सोचा था कि बाबा को मैंने बोला है एक बार, अब बाबा ही बोले थे कि मुझे एक मुश्त में रकम चाहिए, मैं तुमसे कोई ब्याज नहीं ले रहा हूँ, मुझे एक ही बार में सारा रकम जो मैंने दिया है और उसको तुम वापस कर देना। कुछ ही रकम बाकी रह गई थी। जिस घर में रहते थे ना, उसमें पैसा ही रखते थे। अब उनका मत मारी गई थी कि इतना सारा पैसा अब उस किराए के घर में रहते थे, जो उनका दरवाज़ा रोड साइड में खुलता था, टैक्सी वहीं लगाते थे, ये फ़ायदा था। अब बगल में बिल्कुल उनका घर का दरवाज़ा था, तो रात बिरात जब भी आते थे मकान मालिक को कोई परेशानी नहीं होती थी। बाहर का कमरा था, आराम से अपना ताला खोलते और अपने घर में आ जाते। एक रात जब वो अपना घर पहुंचते हैं ना, तो ताला टूटा हुआ था। दिल धक से हो जाता है। जल्दी जल्दी घर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारा सामान तो जो था उसको छेड़ा तो नहीं गया है, लेकिन जहाँ पैसा रखे थे छिपा करके, और वो चीज़ ही, वो पेटी थी एक छोटी सी लकड़ी की संदूक टाइप की, और वो संदूक ही गायब हो चुका था। अब दिल बैठ जाता है, करे तो क्या करे, रोना पीटना अपना करने लगते हैं। मकान मालिक तो उस टाइम नहीं आता, लेकिन सुबह आता है, क्या हुआ, तुम इतने चिल्ला क्यों रहे, रो क्यों रहे, रात से मैं सुन रहा हूँ। तब बताते हैं कि कहानी। खैर, अब बहुत कोशिश किया जाता है ढूंढने के लिए, लेकिन एक बार जो पैसा निकल जाता है ना, कौन ले गया क्या मालूम, कुछ पता ही नहीं चलता है। दिल में सोच के रह जाते हैं, इतना सारा पैसा इकट्ठा किए थे मेहनत करने के बाद में कि बाबा जी को दे देंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं जाता है। फिर भी हिम्मत नहीं हारते हैं, अपने जी जान से मेहनत करने लगते हैं, लेकिन अब इतना पैसा तो इकट्ठा नहीं हो पाता। 5 महीना पूरा हो जाते हैं, एक जो निश्चित टाइम था वो आ जाता है। आप फिर उस ढाबा पर पहुंचते हैं कि आज बाबा जी आएंगे, अब मैं उनको अपना विपता बता दूंगा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ है। आखिरकार जो भी कुछ पैसा वैसा था और लेकर के ढाबा पर पहुंच जाते हैं, और वहाँ पर बाबा जी का इंतज़ार करते हैं। बाबा जी अपने टाइम पर आते हैं 8 बजे, और बाबा जी को देख करके दिल धड़क जाता है कि अब बाबा जी से मैं कैसे बताऊं कि मेरे घर में चोरी हो गई है, सारा पैसा निकल चुका है। क्या बाबा जी मेरी बात को मानेंगे? अपने रिश्तेदार को बताते हैं तो रिश्तेदार भी नाराज़ होता है कि देखो भाई, ये बाबा जी थोड़ा देखने में सॉफ्ट लग रहे हैं, लेकिन ऐसे है नहीं। मैं इनके जो क्लाइंट देखा है ज़्यादातर नौजवान लड़के ही हैं, और इसके बाद उन पर वो गुस्सा भी होते हैं, और कईयों को तो अपने साथ भी लेके जाते हैं। थोड़ा अलग किस्म के इंसान हैं। अब इसके बाद बाबा जी के पास खुद जाते हैं। जब बाबा जी आ जाते हैं, हाथ जोड़ के पूरी समस्या को बताते हैं, और कहते हैं कि कुछ 1000 रुपये हैं,
जो मैंने अभी कमा कर रखे हैं। सारा कहानी बताते हैं। बाबा जी कहते हैं पैसा अपने जेब में रख। मैं तुमको बोला था ना कि 5 महीने नहीं, तुम चाहो तो और टाइम ले सकते हो, लेकिन तुमने मेरे साथ में धोखा किया ना। तुम अपने जुबान से मुकर गए हो। जब मैं तुम्हें बोला था कि तो और टाइम ले लो, 1 महीना ले लो, 2 महीना और टाइम ले लो, लेकिन तुमने हिसाब लगा के बोला था कि मैं तो 4 महीने में वापस कर दूंगा। अब देखो ये 5वां महीना है और आज तुम मुझे कहानियाँ सुना रहे हो। मुझे किसी कहानी में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पूरा का पूरा पैसा चाहिए। अगर तुम पूरा पैसा नहीं देते हो आज के डेट में, तो सोच लो तुम्हारे साथ अब बुरा अंजाम होना शुरू हो जाएगा। अब अमित वही रोना रोना शुरू करते हैं कि बाबा जी बस मुझे और 5 महीने का, 4 महीने का कम से कम दे दीजिए टाइम। बाबा जी कहते हैं कि अब 1 दिन का टाइम तुम्हारे पास में नहीं है। मुझे पूरा का पूरा पैसा वापस मिलना चाहिए। कहाँ से लाओगे मुझे कुछ नहीं मालूम है। अब बाबा जी फिर गुस्से में उठ करके अब उस ढाबा से चले जाते हैं। हाँ, कहते हैं कि देखो पैसा तुम्हें तो देना ही पड़ेगा, रो के दो, हंस के दो। पैसा कहाँ से लाओगे मुझे नहीं मालूम है। मुझे अपने पैसे से ज़रूरत है, और नहीं तो तुम इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। धमकी उमकी देख करके वो चले जाते हैं। अब इसके बाद जो अमित हैं अब ढाबा वाले से बोलते हैं कि देखो ना, सब कुछ कहानी तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन बाबा जी मेरे पर यकीन नहीं कर रहे हैं। आप इनको समझाओ ना। और तब ढाबा वाले कहने लगे कि नहीं भाई, मैं इनको कुछ समझा नहीं सकता। ये ऐसे ही इंसान हैं। एक बार जब सनक चढ़ जाती है ना, तो मैं देखा हूँ जो भी इनके क्लाइंट अधिकतर नौजवान लड़के ही मैं देखता हूँ। कोई ना कोई कारोबार करते हैं, कोई सब्जी का, कुछ कुछ और का, पैसे की जरूरत लेन देन पड़ती रहती है और उनकी मदद करते हैं, लेकिन वो लोग वक्त पर पैसा लौटा देते हैं। और जो नहीं लौटाता ना, तो मैं देखा था एक नौजवान लड़के को अपने साथ लेके गए थे। गुस्से में थे कि चल करके अब उसी से तुम बात कर लो। मुझे तो लगता है कि बाबा जी के पीछे और कोई है। अब जो करता धरता है तो बाबा जी हैं, लेकिन इनका जो मालिक है ना, मुझे तो कोई और लगता है। उस टाइम अमित जी को समझ में नहीं आ रहा था अब करे तो क्या करे। पैसा का इंतज़ाम नहीं हो पाया। अपने यार दोस्तों से जो भी मांगने की कोशिश किया था, लेकिन सबका जेब खाली था, कोई दे नहीं पाया। अब सोचने लगे कि आखिर बाबा जी मेरे साथ में क्या करेंगे। मैं तो अपना सब कुछ दुखड़ा बता दिया। अब चलो अपना टैक्सी चलाते हैं, पैसा कमाते हैं, और तभी तो मैं बाबा जी का कर्जा चुका पाऊँगा। अब रात हो जाती है, घर तो जाते नहीं हैं और टैक्सी चलाने के लिए निकल जाते हैं। बाबा जी के बात अब उनके दिमाग में बैठी थी। डर भी लग रहा था कि कहीं बाबा जी वो फाइनेंस वालों की तरह उनके पास में कुछ गुंडे वगैरह तो नहीं है, कहीं मेरे साथ में कुछ बुरा व्यवहार तो नहीं करेंगे। लेकिन बाबा जी ऐसे नहीं थे, देखने में ऐसा नहीं लग रहे थे। लेकिन अब आगे क्या होने वाला था, अब वो तो अमित ही बता सकते थे। अमित कहते हैं कि मैं तो दिल कड़ा करके और फिर सोचा कि जल्द से जल्द पैसा कमाऊंगा, और बाबा जी से माफ़ी तो मांगी चुका हूँ। उस टाइम बाबा जी बड़ा गुस्से में थे। वो ज़रूर अपने घर पहुँचे होंगे, तब इस विषय पर ज़रूर सोचेंगे और मुझे माफ़ कर देंगे। मैं तो अब उनका पैसा चुकाने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे घर में चोरी नहीं होती तो पैसा मैं कभी का लौटा दिया होता। यही सब सोचते हुए अपने टैक्सी चलाते हुए, अब कोई सवारी तो थी नहीं, और जा रहे थे कि चलो भाई रेलवे स्टेशन तक चला जाए। वहाँ पर सवारी गाड़ी आती रहती है, अब मोटी मोटी सवारी वहाँ पर पैसे वाली मिल जाती है, और रात के टाइम तो मुँह मांगे पैसे मिलते हैं। यही सोच साच करके जो पास का रेलवे स्टेशन था, अक्सर वहाँ पर जाया करते थे। अब टैक्सी वहाँ लेके पहुँच जाते हैं। और भी टैक्सी वाले थे, वो भी इंतज़ार कर रहे थे कि कब गाड़ी आएगी, कब गाड़ी आएगी। अब जो गाड़ी थी ना, रात को 11 बजे एक ट्रेन आती है। बहुत सारे पैसेंजर उतरते हैं, टैक्सी वगैरह ऑटो अपना लेते हैं, चले जाते हैं। लेकिन इन तक सबसे लास्ट में थे, तो अब ऐसा लग रहा था कि अब ये जो ट्रेन आई है ना, अब हमारे पास सवारी अब आएगी नहीं। जो पीछे पीछे थे टैक्सी वाले, जो आगे नंबर पर थे, उनको मिल चुका था, इनका नंबर अभी तक मिला ही नहीं था। मतलब इनके पास में सवारी कोई आई नहीं। लेकिन इंतज़ार करते रहे। अब जो स्टैंड वगैरह था सब कुछ खाली हो चुका था, रात का 11 बजा हुआ था और सर्दी का टाइम था, धुंध का असर भी था, ऊपर से सर्द हवाएं भी चल रही थी। सब कुछ सही सा लग रहा था, ठंडा
मौसम था, ऐसा नहीं था, बिल्कुल कोई सुनसान एरिया पर नहीं बैठे थे, स्टेशन का मामला था। लेकिन सवारी नहीं थी, ट्रेन भी जा चुकी थी। अब सोचने लगे कि पता नहीं अब कौन सी ट्रेन कब आएगी, चलो अब ट्रेन में इसमें अपना टैक्सी में आराम ही कर लेते हैं। पिछली सीट पर चले जाते हैं और उसी में अपना कंबल अम्बल ओढ़ करके सो जाते हैं। नींद आ जाती है और इसके बाद जब कोई उनको जगाता है, आवाज़ देता है, तब उनकी नींद खुल जाती है। उठते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की है, लंबी सी लड़की है और पूरा ओवर कोट वगैरह पहन रखी है, सर पर मफलर वगैरह बांधे हुए, टोपी लगाए हुए है और खड़ी होकर के आवाज़ दे रही है, टैक्सी खाली है, टैक्सी खाली है। आता समझे कि हाँ भाई बड़े घर की लग रही है और कहते हैं हाँ मैडम टैक्सी खाली है, आइए बैठिए, कहाँ जाना है। लड़की बड़ा दूर का एड्रेस बताती है और दूर का मतलब कि ज़्यादा पैसा, और वो भी रात का डबल ट्रिपल किराया हो जाता है। एक मोटा रकम उससे मांग लेते हैं कि देखिए मैडम बहुत दूर जाना पड़ेगा और लौटते लौटते मुझे सुबह हो जाएगी, तो इतना पैसा तो वाजिब ही बनता है। लड़की ना चूँ चढ़ा कुछ भी नहीं करती है, कहती है ठीक है चलो मैं तुम्हें इससे ज़्यादा पैसा दूंगी। और जो अमित जी बड़ा खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छा ग्राहक मेरे पास में आ गया, अब तो मेरी अच्छी खासी पैसा इससे ले सकूंगा, और अपना खुशी खुशी टैक्सी लेके चल पड़ते हैं। वो दूर देहात क्षेत्र में लेके जाती है, जो तय हुआ था अब उस क्षेत्र में वो पहुंच चुके हैं। उस क्षेत्र में पहुंचने के बाद अब पूछते हैं कि मैडम जी ये क्षेत्र तो आ गया जो आपने नाम लिया था, अब यहाँ से कहाँ जाना है। लड़की अब कहती कि थोड़ा सा और आगे चलो और बाएं साइड में जो पहला अब रास्ता आएगा उसी पर अपनी टैक्सी मोड़ लेना। अब बताए हुए रास्ते पर अम्मी जी चलने लगते हैं, वो रास्ता भी आता है और उस पर टैक्सी मोड़ लेते हैं। पूछते भी हैं कि यही रास्ता है ना, आपको अच्छी तरह से याद है ना। तब लड़की मुस्कुरा के कहती कि हाँ मैं आती जाती रहती है ना, तो मैं रात होने में भी भूल नहीं सकती। अब इसके बाद उस रोड पर चलते जाते हैं, बड़ा सुनसान इलाका था, बस खेत खलियान जंगल झर यही सब नज़र आ रहे थे और ऊपर से ठंड का असर था, कोहरा भी आसमान में फैला हुआ था, धुंध गिरा हुआ था, सर्दी का मौसम। अब इसके बाद वो लड़की के बताए हुए रास्ते पर चलते जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी उनको घर द्वार ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। मन थोड़ा खटकने लगता है कि आखिर ये लड़की इस जंगल जंगलात में इतना दूर क्षेत्र में, और देखने में तो शहर के लग रही है, पहनावा तो शहर का लग रहा है, लेकिन इतने अब ये देहात क्षेत्र में आकर के यहाँ तो कोई घर द्वार कुछ दिख नहीं रहा है। मन में एक आशंका सी उठती है कि कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया, ये लड़की शायद रास्ता भूल तो नहीं गई। और तब फिर उस मैडम से पूछते हैं कि मैडम जी हम सही रास्ते पर जा रहे हैं ना। लड़की कहती है हाँ बिल्कुल हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, अब तो पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ा सा और आगे। संतोष मिलता है अमित को, चलो कि हम सही रास्ते पर हैं, रास्ता भटके नहीं है। हाँ कुछ दूर जाने के बाद में लड़की बोलती है बस रोक दो, हम अपनी मंजिल पर आ गए। जब वहाँ देखते हैं ना तो अभी भी खेत खलिहान ऐसा ही कुछ नज़ारा दिखता है, धुंध भी काफ़ी अब दिखाई पड़ रही है, अब पेड़ पौधे सब दिखते हैं, लेकिन घर द्वार कोई दिखता नहीं है, गली मोहल्ला कुछ भी उनको नज़र नहीं आता है। टैक्सी से बाहर निकल आते हैं, ठंडी ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लग रहा है, ठंडा महसूस कर रहे हैं। लड़की भी बाहर उतरती है और एक अंगड़ाई लेती है। तब पूछते हैं कि मैडम जी हम कहाँ पर हैं, यहाँ तो कोई बस्ती वगैरह नज़र नहीं आ रही है, तो आप जाएंगे कहाँ पर। लड़की मुस्कुराने लगती है, हंसने लगती है और कहती है कि बस सामने में तो है मेरा घर, ये देखो ये देखो, शायद धुंध से तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है, सही ढंग से देखने की कोशिश करो और तुम्हें मेरा घर दिखाई पड़ेगा। वाकई में अमित जी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, धुंध तो था ही और धुंध में देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको घर दिखाई नहीं देता। लड़की जो कहती है अरे नज़र आया, तब कहते हैं कि नहीं मुझे नज़र नहीं आया। लड़की कहती चलो पैसा कौड़ी तो मैं घर पे ही दूंगी ना, अब मेरे पास में तो इस टाइम बहुत कम पैसे हैं, उतने में तुम्हारा काम चलेगा नहीं, आओ अब चलो मेरा घर भी देख लेना और मैं पैसे भी दे दूंगी। अब अमित जी तो जाना नहीं चाहते थे, कुछ मन में आशंका उनका हो रहा था, लेकिन इतनी सुंदर लड़की, पहनावा
शहरी छाप वो पहनावा था, देखने में देहात का लग नहीं रही थी और सभ्य भाषा से बात भी कर रही थी। अपने डर को निकाल देते हैं, अरे नहीं नहीं, मेरा सोचना गलत है, ये लड़की गलत नहीं हो सकती है, और पीछे पीछे चल देते हैं। आगे आगे लड़की, अब वाकई में वो धुंध में देख नहीं पा रहे थे। उनको लग रहा था कि धुंध काफ़ी था, लेकिन वो लड़की ने देख लिया था, शायद उसका घर का अंदाज़ा है। अब मुझे तो दिखाई नहीं। धुंध से निकलते ही अब एक उनको घर दिखता है। घर देखने में कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। वहाँ जब पहुँचते हैं तब लड़की कहती कि आप नज़र आया ना मेरा घर। तब पूछते हैं कि आप शहर से आ रही हैं, यहाँ कौन रहता है आप पहनावा वहना देख करके तो आप लगती नहीं है कि यहाँ देहात क्षेत्र में रहती हो। ये घर बड़ा एकांत में है, आसपास में और कोई बस्ती नहीं है। लड़की समझाती है कि नहीं नहीं, यहाँ पर बस्ती है, यहाँ से थोड़ी दूर पर अब हमारा गांव है, लेकिन हमारा गांव में घर छोटा पड़ गया था तो हमारे डैडी ने यहाँ पर घर बना दिया है। आपको कोई शंका लग रही है क्या? मैं लड़की हूँ तो मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, और आप लड़का हो करके घबरा रहे हैं, जैसे उनका डर दूर करने की कोशिश कर रही हो। तब अमित जी को लगता है कि अरे भाई, मैं सचमुच घबरा गया था, डर गया था। वाकई में जब लड़की नहीं डर रही है तो मुझे डरने की क्या शंका है। अब वो दरवाज़ा खोलती है, ताला बंद था, चाबी निकाल के खोलती है और अंदर आती है। अब वहाँ पर ना तो बिजली का ऐसा व्यवस्था था, अंधेरे में था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ बिजली होगी नहीं। अमित जी मन ही मन सोच रहे थे, वो दरवाजे के बाहर ही खड़े थे। तब लड़की कहती कि बस 2 मिनट रुको, ज़रा मैं रोशनी कर दूँ, अब फिर अंदर आ जाना और पैसे भी अपना पूरा ले लेना। बाहर खड़े रहते हैं। लड़की अंदर चली जाती है। आज जाने के बाद कुछ ही देर में वो पूरा घर रोशनी से नहा जाता है। मतलब बिजली थी, शायद मेन स्विच बंद था। वो जा कर के मेन स्विच लड़की ने चालू कर दिया और देखो घर रोशनी से नहा गया। लड़की आवाज़ देती है, आइए ड्राइवर साहब, अंदर आ जाइए। अब ड्राइवर साहब, अब डर नाम का कोई चीज़ नहीं था, रोशनी हो चुकी थी। अब कमरे में अंदर चले जाते हैं। उनका इरादा था कि जल्द से जल्द पैसा लें और अपने घर की तरफ लौटें, क्योंकि जल्द से जल्द पैसा कमा करके उस बाबा को देना चाहते थे जो उनको आज धमका के गया था। कहने लगा था कि अब देखना इसका क्या असर तुम पर होता है। तुम अपनी जुबान से अब एक तरह से अब एक झूठा बन चुके हो। यही सब दिमाग में उनको चलता रहता है, वो चीज़ को भूल नहीं पाते। लड़की आवाज़ देती है कि आ जाओ ना, आ जाओ, अंदर आ जाओ, देखो बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म चीज़ बना देती हूँ, चाय कुछ बना देती हूँ। तब हम मना करते हैं अमित कि रहने दीजिए, खामखा आप कष्ट करेंगी, आप अपना परिवार में अकेले रहती हैं। तब कहती कि नहीं नहीं, मेरा तो भरा पूरा परिवार है, गांव में रहता है ना। मैं ज़्यादातर इस घर में रहना पसंद करती हूँ। अब उनको पता लग गया सुबह में ना, तो काफ़ी लोग हमारे घर पर इसमें आ जाएंगे, लेकिन जब मैं रहती नहीं ना तो ताला बंद करके रखती हूँ। एक चाबी हमारे परिवार के पास में है और एक चाबी हमारे पास में है। समझ गए थे सब कुछ, दिमाग में जो फितूर चल रहा था अब निकल चुका था कि अमित जी, लड़की बिल्कुल ठीक ठाक है, अब इसे डरने की आवश्यकता नहीं। लड़की कहती कि मैं बस गई और कुछ गर्म बना के लाती हूँ, आप बैठ जाइए यहाँ पर। कुर्सी दे देती है और कुर्सी पर बैठ जाते हैं। घर देखते हैं। देखने में बाहर से थोड़ा सा बेकार सा लग रहा था, लेकिन अंदर में काफ़ी बड़ा घर था और सजाया भी अच्छी तरह से गया था। जैसे शहर का कमरा होता है, घर होता है, उसी ढंग से डेकोरेट किया गया था। हर चीज़ अपने स्थान पर मौजूद थी। यही सब देखते जा रहे थे। और उधर जो लड़की है ना, अब कप ले करके गर्मा गर्म चाय लेके पहुंच जाती है। कहती है ड्राइवर साहब, अब लो चाय का आनंद लो, शरीर में गर्माहट आ जाएगी। तब तक मैं अपने कपड़े बदल लेती हूँ, तब तक चाय पीजिए, तब तक मैं कपड़े बदल के आ रही हूँ। लड़की चली जाती है। जिस कमरे में बिठाई होती है उस कमरे से बाहर निकल जाती है। इधर चाय का चुस्की लेते हुए सोचते जा रहे थे। अब अपने बारे में, उस लड़की के बारे में बिल्कुल उनका ध्यान नहीं था, क्योंकि उनका दिमाग तो पैसे में अटका हुआ था कि कैसे पैसा कमाया जाए और कैसे जो बाबा जी को पैसा लौटाया जाए, उसी में सब मन उलझा हुआ था। आज हिसाब लगा रहे थे कि ये लड़की आज दे देती है तो इतना पैसा हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे ग्राहक मिलते रहेंगे तो जल्दी से जल्दी मैं बाबा जी का पैसा लौटा दूंगा। सब हिसाब लगा रहे थे। तब तक लड़की अपने ड्रेस बदल करके आ जाती है। बिल्कुल झीना सा कपड़ा, सफ़ेद,
अंग उसमें एक तरह से अब दिख रहा है, ऐसा उसने कपड़े पहन रखे थे। अभी भी ध्यान नहीं है अमित जी का, बस अभी भी ध्यान नहीं है। वो चाय का आखिरी अब जो सिप था ना, वो ले करके और कप जमीन पर रखते हुए आप कहते हैं कि मैडम जी, अब मेरा पैसा दे दीजिए, अब मुझे देखो कितना लंबा सफ़र तय करना है, इधर से कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। लड़की कहती है कि हाँ, मैं पैसा लेके आई हूँ। जब देखते हैं ना रोशनी में, और झिना कपड़ा पूरा बदन में, अब एक तरह से अमित जी देखते देखते अब उनका दिमाग ठिकाने से अलग हो जाता है। ऐसा दृश्य जिंदगी में पहली बार देख रहे थे। और लड़की बहुत ही खूबसूरत, ना तो उसके चेहरे पर अब वो मफलर था, ना कैप था, बिल्कुल बारीक सा कपड़ा पहने हुए थी सर्दी भरी रात में। अब देखते हैं तो उनके होश ठिकाने हो जाते हैं। ये क्या भाई, ये क्या है? लड़की मुस्कुराती है, अरे चिंता मत करो, पैसे की मेरे पास में कमी नहीं है। कितना पैसा चाहिए, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, आज रात मेरे साथ में बिताओ। जब ये सुनते हैं ना अमित जी, अब उनका पूरा बदन कांपने लगता है। ऐसा कभी उनके साथ में हुआ नहीं था, कभी किसी लड़की के पास इतना नज़दीक गए नहीं थे, ऐसा कभी उन्होंने सोचा तक नहीं था कि ऐसा भी मेरी ज़िंदगी में कभी आ सकता है। एकदम डर गए थे और हाथ पैर कांपने लगे, जुबान कांप नहीं, एक तरह से काम नहीं कर रही थी कि कुछ बोले, अटक रहे थे। नहीं नहीं नहीं, मैडम जी ये ठीक नहीं है, मैडम जी ये ठीक नहीं है। मैडम जी उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि देखो, अगर तुम मेरे साथ में रात गुजारोगे ना, तो तुम्हें डबल पैसा दूंगी। देखो, तुम्हें अब किसी को जानकारी भी नहीं रहेगी, ना तो हमारे घर वाले जान पाएंगे, ना तुम्हारे कोई रिश्तेदार, कोई देखने तो नहीं आता है। तुम भी खुश और मैं भी खुश, तो बोलो। लेकिन जो अमित जी थे ना, डरे हुए थे कि भाई देखने में शहरी लड़की लग रही है और बाद में कोई बखेड़ा हो गया, मैं तो गरीब आदमी मारा जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। लड़की बार बार उनसे गुहार कर रही थी कि देखो, अब मैं इतना पैसा दूंगी, अब मैं इतना पैसा दूंगी। हर बार मैं अपने पैसे अब डबल करती जा रही थी। और जो अमित थे अब एकदम, अब अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अब एकदम देख रहे लड़की क्या बोली जा रही है, भाई क्या बोली जा रही है, समझ में नहीं आता। वो तो डर रहे थे कि बड़े घर की बेटी है, शहर में रहती है, और देखो, ना ना ना, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। बार बार लड़की को मना करते हैं और लड़की उतना ही पैसा बढ़ा देती है, कहती कि देखो और मैं बढ़ा दिया पैसे, अब तो सही है ना, अरे रात बिताओ मेरे साथ में और सुबह होने से पहले तुम निकल जाओ, मैं भी खुश, तुम भी खुश, और सब कुछ खुश। लेकिन अमित जी थे ना, सच कहें तो बड़ा इस मामले में डरपोक लड़का थे। उनको लग रहा था कि मैं किसी जाल में तो नहीं फंस रहा हूँ, कहीं मेरे साथ में कुछ ऊंच नीच हो गया तब मेरे परिवार का क्या होगा। डरे हुए सच्चे इंसान थे। लेकिन जब लड़की लालच देती है ना, तो थोड़ा सोचने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अभी भी उनके दिल में ना थी, हाँ नहीं था, बस कह रहे थे कि मैडम जो करार हुआ है, बस मुझे वो पैसा दे दीजिए और ताकि मैं निकल सकूं, मुझे इन झंझट में नहीं पड़ना है। मैं आज तक किसी लड़की के इतना करीब नहीं आया हूँ मैडम जी, आप मेरी बात को समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरा देखिए पूरा हाथ पैर कांप रहा है, मैं डरा हुआ हूँ मैडम जी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। आप कोई अपने लिए दूसरा साथी आप ढूंढ लीजिएगा, आप इतनी खूबसूरत है तो साथी भी आपको खूबसूरत मिल जाएगा। तब लड़की धीरे धीरे नाराज होने लगती है। अब उसका गुस्सा जो है ना, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आखिरकार नाराज़गी जब काफ़ी बढ़ जाती है, तब वो कहती है कि अब सारे पैसे को मैं डबल कर देती हूँ। और वो इतना पैसा था कि अगर उसको चुका दें तो जो बूढ़े का कर्जा था वो एकदम ख़त्म हो सकता था। अब वो सोच में पड़ गए कि क्या करूं, इतना पैसा दे रही है मेरे साथ रात गुजारने के लिए, क्या इसके पास में कोई दोस्त नहीं है, कोई इसका साथी नहीं है, मुझ में ऐसा क्या खूबी है कि मुझ पर ये मर मिटी है, मेरे साथ रात गुजारना चाहती है। समझ नहीं पाते हैं, कहते हैं जरूर इसमें कोई दाल में काला है, मुझे इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, मुझे इस चक्कर में से दूर होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई लालच नहीं है मैडम जी, बस मुझे ये लालच है कि मुझे जो किराए का पैसा है वो दे दीजिए,
ताकि मैं जल्द से जल्द अपने घर लौट सकूं, कोई अपना और भी काम कर सकूं। मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं है, ना उन पैसों में मुझे इंटरेस्ट है। खरा खरा सुना देते हैं। हाँ, तब लड़की का गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाता है। आंखें उसकी लाल लाल होने लगती है, गुस्से में जैसे चेहरा सुर्ख हो जाता है। हाँ, उसका बदन कांपने लगता है गुस्से से। जब वो रूप देखते हैं तब अम्मी जी डर जाते हैं कि मैडम जी, चाहे आप कितना भी गुस्सा हो जाओ, मैं आपकी झांसे में नहीं आने वाला। ना जाने अगले पल मेरे साथ में क्या होगा, मैं ये खतरा मोल नहीं सकता। हाँ, तब लड़की कहती है, अरे मूर्ख, मैं देख तेरे को कहाँ से कहाँ तक ले आई। हाँ, तू क्या समझाता कि मैं तेरे हाथ सवारी हूँ, मैं तुम्हें शहर से आई हूँ। वो अनाप शनाप बोली जा रही है, लेकिन अम्मी जी को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। गुस्से में बहुत काफ़ी दिख रही है, बोलती जा रही है बोलती जा रही है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लड़की का कहना क्या चाहती है। आज जब वो बोलती है कि देख, तेरा आखिरी था, आज आज का डेट तेरा आखिरी था। तूने जो पैसा लिया था ना, याद है कि भूल गया है, हजम कर गया पैसे को। जब वो सुनते हैं ना अम्मी जी, अरे इसको कैसे पता, इसको कैसे पता, मैंने तो इसको बताया तक नहीं। ये कौन है भाई, ये कौन है भाई। हाँ, तब उनका हाथ पैर फिर दोबारा कांपने लगता है। आपको कैसे पता जी मैडम, आपको कैसे पता। हाँ, तब लड़की मुस्कुरा के कहती है, पैसे देने वाली तो मैं ही हूं ना, अगर मुझे नहीं मालूम होगा तो किसको मालूम होगा। हाँ, फिर गुस्से में कहती है, अब तू जा सकता है, लेकिन सोच ले अगला अंजाम क्या होगा, तू जिंदा भी नहीं बचेगा। इस घर से बाहर एक कदम भी आगे निकाला और तेरी मौत बाहर इंतजार कर रही है। तू मेरे घर में है तो तू सुरक्षित है, और जहां भी तू मेरे घर से एक कदम बाहर निकाला तू मारा जाएगा। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो एक बार जरा घर से बाहर झांक के देख, कौन तेरा इंतजार कर रहा है, कौन तेरा इंतजार कर रहा है एक बार। हाँ, तू जाएगा नहीं ना, तू डरना है। लड़की उसकी बाँह पकड़ करके अब मेन दरवाजे तक लाती है, दरवाज़ा खोल देती है। धुंध बाहर फैला हुआ है और किस्म किस्म की आवाज़ें जानवरों की और कुछ अजीब सी आवाज़ें, डरावनी डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है। धुंध छटता है। हाँ, धुंध में जो ऐसे ऐसे चेहरे नज़र आते हैं जिसको देख करके अमित का हालत पतली हो गई थी। इतना डरावना डरावना चेहरा कभी उन्होंने ज़िंदगी में नहीं देखा था, सपनों में भी नहीं देखा था। इतने डरावने चेहरे उनका बाहर में इंतजार कर रहे थे। जब बाहर दृश्य देखते हैं, इतने भयानक भयानक चेहरे उनको इंतजार कर रहे हैं। लड़की सच बोल रही थी। लड़की कहती, जाओ, निकल जाओ, ये लो तुम्हारा पैसा। पैसा भी पकड़ा देती है। अमित जो थे ना, आप वो समझ चुके थे, वो तो शिकार बन चुके हैं। ये बाबा का मालकिन है क्या, ये पैसा यही देती है क्या। आप एक तरह से बहुत खौफ में भर गए थे। आप कहने लगे, नहीं नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना है, आप मेरी जान बचा दीजिए, आप मेरी जान बचा दीजिए, जो कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ आती है, दरवाज़ा बंद कर देती है। आप फिर उनका हाथ पकड़ करके कमरे में ले आती है। हाँ, कहती है कि देख, तुझे अब मेरी शर्तें माननी पड़ेगी। जो तूने पैसा लिया है बाबा जी से, उस पैसे को मुझे वापस भी तो लेना है। हाँ देख, मैं तुझे पैसे दे रही थी ताकि तू बाबा जी को पैसा लौटा दे, लेकिन तूने लिया नहीं। अब एक तरह से तू दंड का भागी हो चुका है। अब मेरी शर्त को मानने के अलावा तेरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुझे अब पूरा 15 रातें मेरे साथ में गुजारनी पड़ेगी, और तब जा कर के वो कर्जा तेरा माफ़ हो जाएगा। जब सुनते हैं ना अमित जी, एकदम और खौफ में हो जाती है। क्या मुझे 15 दिन यहाँ पर रहना पड़ेगा। हाँ, तब लड़की कहती, नहीं, आज की रात और ऐसी रातें आप समझ ले कि जब मैं तुझे बुलाऊंगी तब तुझे आना पड़ेगा। तू मुझे वहीं मिलेगा। जब मेरी इच्छा होगी मैं तुझे अब एक तरह से ढूंढ लूँगी, जहाँ कहीं भी होगा मैं तेरे टैक्सी में आ जाऊँगी। तब मेरे साथ में चलना पड़ेगा, और ऐसे ऐसे 15 रातें अब तुझे देनी पड़ेगी। अब बोल, ये भी शर्त मंजूर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, तू बाहर जा सकता है। तू जाने तेरा अंजाम अब आगे क्या होगा। आखिरकार अमित जी हार मान लेते हैं। कहते हैं कि मैडम जी,
मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। रात पूरा उस लड़की के साथ बिताते हैं। जो लड़की कहती है करने के लिए बात होते हैं। हाँ, लड़की कहती है कि उदास मन से नहीं, डर के नहीं, एक दोस्त की तरह। दोस्त के साथ मेरे साथ में हंसी मजाक कर, रातें गुजार, एंजॉय कर, जैसे हम प्रेमी प्रेमिका हैं। मुंह लटका के नहीं। एक तरह से पूरा अमित जी के साथ में वो रात गुजारती है। सारी रात उस लड़की के साथ अमित जी अब रात गुजारने के लिए विवश हो जाते हैं। और लड़की कहती है कि नहीं, डर के नहीं, दोस्त की तरह, प्रेमी प्रेमिका की तरह। आप फिर कहती है कि चलो अब सुबह हो गई है, अब तुम अब निकलो, अपने काम धंधे पर जाओ। डरते डरते आखिरकार आप सवाल पूछ ही देते हैं कि मैडम जी, आप हो कौन? आप हो कौन? कुछ तो बता दीजिए। हाँ, तब लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। मैं एक, देख रहे हो ना, तुम्हारे सामने में जीती जाती जागती लड़की दिखाई दे रही हो ना आप। लेकिन अमित जी को विश्वास नहीं था। अमित जी के मन में कई तरह के सवाल थे। नहीं, ये लड़की तो हो ही नहीं सकती। ये कोई प्रेतात्मा है, कोई और दूसरी शक्ति है, लेकिन इंसान नहीं है। आखिरकार लड़की उनको बाइज्जत अब भेजती है कि आप जाओ, अपने काम पर निकल जाओ। और जब मेरी इच्छा होगी, तुम स्टेशन के पास में या तुम कहीं भी रहोगे, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी। 15 रात तक तुम्हें कम से कम बिताना ही पड़ेगा। और आखिरकार ऐसा ही लड़की करती है। रात के टाइम में अमित जी कहीं भी अपने टैक्सी लेके रहें, दूर दुराज एरिया में हो, चाहे रेलवे स्टेशन के, ज़्यादा वो पास ही रहते थे, अब वहीं सवारी ढूंढने का काम करते थे। और वो लड़की उनको ढूंढ लेती थी। और फिर उसी घर में आना पड़ता था। पूरी रात बिताने के बाद सुबह में बाइज्जत उनको लड़की वापस कर देती थी। और इस तरह 15 रातें बीतने के बाद जब आखिरी रात होती ना, तब लड़की कहती है कि आप देखो, अब ये जो हमारा शर्त है पूरा हो चुका है। हाँ, तुम उस कर्जे को भूल जाओ, समझ लो तुमने वो कर्ज चुकता कर दिया है। हाँ, ये मेरी तरफ से कुछ इनाम है, इसको रख लो। अगर तुम्हारे दिल में इच्छा है मेरे से मिलने के लिए, तो तुम मुझे याद कर लेना और मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगी। पैसा तो ले लेते हैं, जो भी लड़की देती है मना नहीं करते हैं। लेकिन इसके बाद उनको लगता है कि ना बाबा ना, बड़ी मुश्किलों से तो मैं ये 15 रातें अब उसके साथ बिताया, दोबारा नहीं, अब दोबारा उसको मैं पास कभी आऊँगा भी नहीं। अमित जी इस घटना से पूरी तरह से डर जाते हैं और वो ढाबा पर भी जाने का नाम नहीं लेते हैं, कहीं रात के टाइम वो बूढ़ा फिर उनके सामने पड़ जाए। इतना हिम्मत नहीं था कि उसे अपनी आंखें मिला सके। अब इसके बाद सारा कर्ज तो चुकता हो चुका था, अब पैसे भी अब सही साहब अब उनके पास में आ चुका था। अब इसके बाद वो शहर ही छोड़ देते हैं, वो दूसरे शहर में चले जाते हैं कि मैं दूर चला जाऊंगा, अब फिर वो लड़की से अब मेरा मुलाकात ही नहीं हो पाएगी। अब वाकई में ये करने के बाद अब एक तरह से चिंता मुक्त हो चुके थे। इस घटना को बताते हैं कि मैंने किसी से शेयर नहीं किया था। उस ढाबा पर मैं गया था दिन के टाइम में एक बार अपने मित्र से मिलने के लिए, जो दूर के रिश्तेदार थे। और वो पूछ भी रहे थे कि तुम्हारे साथ में उस रात जो बाबा जी ने तुम्हें धमकाया था, तो उसका असर क्या हुआ था। और तब अमित बताते हैं कि मैं कुछ भी नहीं बताया, अब कहा कि मैं उनका पैसा अब लौटा चुका हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अमित जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आखिरकार वो कौन थी लड़की? क्या एक प्रेतात्मा थी? क्या वो कोई परी थी, कोई चुड़ैल थी, याक्षिनी थी? जो भी समझ में आए आपकी तरफ से मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हो। चैनल भी आपका है, इस चैनल को अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाइप तो ज़रूर कीजिएगा। और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब फिर हम मिलते हैं दोस्तों कल की रात इसी चैनल पर और इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।